है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्लिंथ एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, फ्लोट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया। ये क्या होता है इस वीडियो के थ्रू हम इन्हें डिटेल में समझेंगे और इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं उसे भी हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लॉट एरिया क्या होता है। तो प्लॉट एरिया को कैसे डिफाइन किया जाता है? द एरिया विच इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। तो जहाँ पे आप बिल्डिंग बनाते हो, सबसे पहले वहाँ पे क्या करते हो? प्लॉट परचेस करते हो, और जो प्लॉट होता है उसके सराउंड एक बाउंड्री होती है। उसी बाउंड्री के टोटल एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। और जो प्लॉट एरिया रहता है उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है, वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं? बाउंड्री वॉल वहाँ पे बना सकते हैं। तो जो हमारी बाउंड्री लाइन पे जो हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो उसी बाउंड्री लाइन के अंदर जो एरिया आता है उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। तो ये आपको समझ में आ गया प्लॉट एरिया क्या होता है। तो जो हम बिल्डिंग बनाएंगे वो प्लॉट एरिया के अंदर ही बनाएंगे, और जो प्लॉट एरिया के अंदर हम जो बिल्डिंग बनाएंगे उसके अंदर भी कौन कौन से एरिया आएंगे? बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया, कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, सर्कुलेशन एरिया। ये सभी किसके अंदर आएंगे? जो हम प्लॉट एरिया के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके अंदर सभी एरिया इंक्लूड होंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं इन सभी एरिया को कि जो प्लिंथ एरिया होता है वो क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, उससे भी हम समझ लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं प्लिंथ एरिया, जिसे हम बिल्टअप एरिया भी बोलते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? द बिल्टअप कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। तो जो हमारी बिल्डिंग रहेगी उस बिल्डिंग के अंदर किसी भी फ्लोर या स्टोरी पे हम जितना एरिया हम बिल्टअप कवर करेंगे, यानी जहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? प्लिंथ एरिया। जैसे कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, बिल्टअप एरिया, यानी जितना एरिया हम बिल्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया। तो एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप प्लिंथ एरिया मेजर करोगे तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, यानी कुछ एरियाज को हमें उसमें इंक्लूड नहीं करना पड़ता है। तो वो कौन से होते हैं? तो जो कमर्शियल स्पेस होते हैं उसे हम बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो जो कमर्शियल स्पेस होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है? गैरेज, गार्डन, पैसेज, लॉबी, ये सभी जो कमर्शियल स्पेस होते हैं उसे हम प्लिंथ एरिया के अंदर या बिल्टअप एरिया के अंदर उसे हम इंक्लूड नहीं करते। इसको निकालने के बाद जो एरिया बचता है उसे हम बोलते हैं बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया। लेकिन जो प्लिंथ एरिया होता है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो हम बिल्डिंग बनाएंगे उसके अंदर जो इंटरनल वॉल्स आएंगी उन वॉल्स के एरिया को भी हम प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। और जो कॉलम्स आएंगे जो हमारी 4 वॉल्स अपार्टमेंट की, उसके अंदर अगर वो लाई करते हैं उसे भी हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? प्लिंथ एरिया के अंदर। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, यूजुअली जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है वो 10 से 20% ज्यादा होता है कारपेट एरिया से। तो ये बात ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ पे ये आपको काम में आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया प्लिंथ एरिया क्या होता है। किसी भी बिल्डिंग पे, किसी भी स्टोरी या फ्लोर पर जो हमारा एरिया कवर्ड होता है बिल्टअप में, यानी जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके अंदर जो एरिया कवर्ड होता है उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया। और उसके अंदर हम कमर्शियल स्पेस को इंक्लूड नहीं करते, उसे एक्सक्लूड करके जो एरिया बचता है उसी को हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया। तो जो प्लिंथ एरिया होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बनेगा? फ्लोर एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स। जैसा कि आपको इस ड्राइंग में समझ में आ रहा होगा, जो आपको बाउंड्री लाइन देखने मिल रही है हमारा क्या? प्लॉट एरिया। और प्लॉट एरिया के अंदर हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अंदर जो प्लिंथ एरिया आ रहा है वो कैसे आ रहा है? जो हमने चारों वॉल्स बनाई हमारे बिल्डिंग की, उसके आउटर टू आउटर हम ले रहे हैं इसका डायमेंशंस। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा इस ड्राइंग को देख के कि प्लिंथ एरिया कैसे ले रहे हैं? हमारे वॉल्स का एरिया प्लस जो हमारा फ्लोर एरिया, उन दोनों को इंक्लूड करके हमें क्या मिला? प्लिंथ एरिया। अगर हमारे पास फ्लोर एरिया नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो जो प्लिंथ एरिया उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उस टाइम पे प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बनेगा? प्लिंथ एरिया इज इक्वल्स टू कारपेट एरिया प्लस सर्कुलेशन एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स। तो यहाँ पे आपको टर्म देखने मिल रही होगी, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया। तो ये क्या होते हैं, इन्हें भी हम समझ लेते हैं अब नेक्स्ट। तो आपको प्लिंथ एरिया समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कारपेट एरिया। और जो प्लिंथ एरिया होता है उसे कैसे मेजर करते हैं आपको इस ड्राइंग के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कारपेट एरिया। तो जो कारपेट एरिया होता है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कवर्ड एरिया ऑफ यूजेबल स्पेस ऑफ रूम्स एट एनी फ्लोर। यानी किसी भी फ्लोर पे जो एरिया हम जिसे हम यूज कर सकते हैं उसी एरिया को क्या बोलेंगे? हम कारपेट एरिया। और जो हम कारपेट एरिया मेजर करते हैं उसे हम कैसे मेजर करते हैं? बिटवीन 2 वॉल्स, इनटू इन डायमेंशन लेंगे हम वॉल्स के। प्लिंथ एरिया में हम क्या ले रहे थे? आउटर डायमेंशन। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारी वॉल बन जाएगी उसके अंदर जो इंटरनल डायमेंशन रहेंगे, यानी जो वॉल बनने के बाद जो हमारा रूम बन जाएगा, उसी रूम के अंदर के एरिया को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? कारपेट एरिया के अंदर। और उसके अंदर भी अगर हमारे पास कोई पार्टीशन वॉल है तो उस वॉल के एरिया को भी हमें इसके अंदर से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी हमें कारपेट एरिया मिलेगा। तो कारपेट एरिया को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा? किसी भी रूम में जहाँ पे आप कारपेट अप्लाई कर सकते हो उतने एरिया को हम क्या बोलेंगे? कारपेट एरिया। यानी जितने एरिया को हम यूज कर सकते हैं, किसी भी रूम का जो यूजेबल स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं कारपेट एरिया। और जो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसके लिए जो हम कारपेट एरिया लेंगे वो प्लिंथ एरिया का 50 से 60% होता है। और आपको एक और बात बता दूं, जो हमारा कारपेट एरिया होता है उसके अंदर हम कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड नहीं करते उसे भी आपको समझ लेना चाहिए। तो जो कारपेट एरिया होता है उसके अंदर जो हमारी वॉल एरिया रहती है उसको इंक्लूड नहीं करते, जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया। क्योंकि जो हम इसका एरिया मेजर करते हैं बिटवीन 2 वॉल्स, वो कैसे मेजर करते हैं? वॉल के इनर डायमेंशन के अंदर। और इसके अलावा अगर हमारे रूम में कोई पार्टीशन वॉल है तो उसके एरिया को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब हमें कारपेट एरिया मिलता है। इसके अलावा हमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूड नहीं करने पड़ते कारपेट एरिया के अंदर?
वरांडा का एरिया, कॉरिडोर, पैसेज, एंट्रेंस हॉल, पोर्च, स्टेयरकेस, लिफ्ट, बाथरूम, किचन, पेनेट्री, स्टोर, गैरेज एक्सेट्रा। इतने एरियाज को जब हम प्लिंथ एरिया में से एक्सक्लूड करेंगे तब हमें मिलता है कारपेट एरिया। तो जो कारपेट एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, कारपेट एरिया इज इक्वल्स टू प्लिंथ एरिया माइनस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सा एरिया हमें इंक्लूड नहीं करना है कारपेट एरिया में, तो उसके बेसिस पे आपको फार्मूला समझ में आ गया। और कारपेट एरिया आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इस इमेज को देख के। तो इस इमेज के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि कारपेट एरिया कैसे मेजर करते हैं। जो आपको जितना ग्रीन पोर्शन दिख रहा है इस रूम के अंदर वो हो गया हमारा कारपेट एरिया। तो ये आपको समझ में आ गया कारपेट एरिया। तो यहाँ पे आपको एक और टर्म देखने मिल रही है सर्कुलेशन एरिया। तो अब हम समझ लेते हैं सर्कुलेशन एरिया क्या होगा। जैसा कि उसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्कुलेशन एरिया यानी जहाँ पे हमें मूवमेंट मिल सके उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन एरिया। तो इसकी भी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। एरिया डेट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू, अराउंड एंड बिटवीन बिल्डिंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बिल्ट स्ट्रक्चर डेट इज लॉबी, स्टेयर, लिफ्ट, कॉरिडोर, बालकनीज, वरांडा एक्सेट्रा। यानी जो एरिया हमारे मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, जिससे हम बिल्डिंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकते हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एरिया। तो जो सर्कुलेशन एरिया आपको दो टाइप से देखने मिलेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया और वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया आएगा उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, लॉबीज, कॉरिडोर, वरांडा, ये आ गए हमारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया के अंदर। अब जो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया आएगा उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, स्टेयरकेस, लिफ्ट, ये आ गए हमारे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो आपको समझ में आएगा सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। जो एरिया हमें हेल्पफुल होता है बिल्डिंग में मूवमेंट करने के लिए, जिसकी हेल्प से हम बिल्डिंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एरिया। तो ये आपको समझ में आ गया सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं फ्लोर एरिया। तो जो फ्लोर एरिया आता है उसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, दिस इज मेजर्ड बिटवीन इंटरनल वॉल टू वॉल विद इन द बिल्डिंग। तो जो फ्लोर एरिया होता है उसे हम कैसे मेजर करते हैं, वॉल के इन टू इन डिस्टेंस हम इसे मेजर करते हैं। तो फ्लोर एरिया को हम इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो जो हम रूम बनाएंगे उस रूम के अंदर हम जहाँ पे भी फ्लोरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी एरिया को हम क्या बोलेंगे, फ्लोर एरिया। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फ्लोर एरिया क्या होता है। एक हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन जो आपको समझ में आ जाएगी। तो जो फ्लोर एरिया होता है उसे मेजर करने का फार्मूला क्या बनेगा, फ्लोर एरिया इज इक्वल्स टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। जो हमारा प्लिंथ एरिया होता है वो एरिया कैसे हम मेजर करते हैं, वॉल के आउट ऑफ डायरेक्शन से। तो जो हमारा प्लिंथ एरिया रहेगा उसमें से अगर हम एरिया ऑफ वॉल्स डिडक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लोर एरिया। और इसके अलावा जो फ्लोर एरिया होता है वो किसका समीशन हो सकता है, कारपेट एरिया प्लस सर्कुलेशन एरिया के समीशन को भी हम बोल सकते हैं फ्लोर एरिया। तो ये आपको समझ में आ गया फ्लोर एरिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसे कैसे मेजर करते हैं। तो इस इमेज के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्लोर एरिया क्या होता है। तो इस इमेज के अंदर आपको जितना भी स्ट्रिप वाला पोर्शन दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये हो गया हमारा फ्लोर एरिया। तो आपको समझ में आ गया फ्लोर एरिया क्या होता है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। तो इसे थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुपर बिल्टअप एरिया कैसे डिफाइन करेंगे हम, इट इज द एरिया कैलकुलेटेड बाय एडिंग द बिल्टअप एरिया एंड द कॉमन एरिया डेट इंक्लूड द कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी, वरांडा एक्सेट्रा। तो जो हमारा बिल्टअप एरिया यानी जो प्लेन्थ एरिया होता है उसके अंदर जो कॉमन स्पेसेस होते हैं उनके एरिया को भी हम इंक्लूड कर दे तो कौन सा एरिया बन जाता है, सुपर बिल्टअप एरिया। जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट डेफिनेशन में समझा बिल्टअप एरिया प्लेन्थ एरिया के डेफिनेशन में, जो प्लेन्थ एरिया रहता है किसी भी फ्लोर का वो कौन सा एरिया रहता है, जितना एरिया बिल्टअप से कवर्ड होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लेन्थ एरिया। लेकिन उसके अंदर हम क्या करते थे, कॉमन स्पेस के एरिया को हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर हम कॉमन स्पेस के एरिया को इंक्लूड कर दे उसी बिल्टअप एरिया के अंदर तो वो एरिया कौन सा बन जाता है, सुपर बिल्टअप एरिया। तो ये आपको समझ में आ गया सुपर बिल्टअप एरिया क्या हो गया। तो इसके अंदर हम कौन कौन से एरिया इंक्लूड करेंगे, कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी, वरांडा, पूल, गार्डन, क्लब हाउस, पार्किंग, जो हमारे सारे कॉमन एरिया रहेंगे उन सभी को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, प्लेन्थ एरिया बिल्टअप एरिया के अंदर। तो वो एरिया हमारा कौन सा बन जाता है, सुपर बिल्टअप एरिया। तो जब भी कोई बिल्डर आपसे चार्ज करता है बिल्डिंग बनाने के लिए तो किसके बेसिस पे करता है, सुपर बिल्टअप एरिया के बेसिस पे करता है। और इसी सुपर बिल्टअप एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेलेबल एरिया भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जो हमारा सुपर बिल्टअप एरिया होता है उसे सेलेबल एरिया भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आप कोई बिल्डिंग परचेस करोगे तो आप उसको टुकड़ों में तो परचेस नहीं करोगे, क्योंकि उसमें आप गैरेज को परचेस नहीं करोगे लेकिन बाकी एरिया को परचेस कर लोगे, गार्डन को परचेस नहीं करोगे। आप अगर किसी बिल्डिंग को परचेस करोगे तो उस बिल्डिंग की जो प्लॉट एरिया है उसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर बना है आपको उसे पूरा ही परचेस करना पड़ेगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेबल एरिया भी बोलते हैं। तो जो सुपर बिल्टअप एरिया आएगा उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, बिल्टअप एरिया या प्लेन्थ एरिया प्लस कॉमन एरियाज। तो ये बन गया सुपर बिल्टअप एरिया। और साथ ही जो इमेज आपको देखने मिल रहा है इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो जो आपको फर्स्ट सेक्शन देखने मिल रहा है उसमें आपको कारपेट एरिया देखने मिल रहा होगा, इसके अंदर वॉल का एरिया इंक्लूड नहीं है, लिफ्ट, लॉबी, कॉरिडोर, स्टेयरकेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसी टाइप से बिल्टअप एरिया आपको समझ में आ रहा होगा, कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स। तो हमें मिल गया बिल्टअप एरिया या प्लेन्थ एरिया। और जो सुपर बिल्टअप एरिया है वो कैसे निकल रहा है, कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी, गैरेज, स्टेयरकेस और जो हमारा वॉल्स का एरिया है और जो हमारा कारपेट एरिया है, इन तीनों का एरिया मिला के क्या बन रहा है, सुपर बिल्टअप एरिया। यानी बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया इज इक्वल्स टू सुपर बिल्टअप एरिया। तो आपको समझ में आ गया सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। अब हमारा एक और एरिया बाकी है, वो कौन सा था, सेटबैक एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी बिल्डिंग को बनाओगे तो वहाँ पे आपको सेटबैक एरिया देना ही पड़ता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए सेटबैक एरिया क्या होता है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। Setback can be explained as the minimum open space required around any building or structure. It is depend upon the municipal regulation. तो जो हमारा सेटबैक एरिया होता है उसे हम कैसे समझेंगे? जब भी आप प्लॉट एरिया के अंदर कोई बिल्डिंग बनाओगे या जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जो हमारे प्लॉट एरिया रहता है उससे कुछ हमें स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो जो हम बिल्डिंग बनाएंगे उससे हमें कुछ स्पेस छोड़ना पड़ता है हमारे प्लॉट एरिया से, यानी जो हमारी बाउंड्री लाइन रहेगी उससे हमें कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा जो हम बिल्डिंग बनाएंगे उसके चारों साइड से। तो जो हम चारों साइड से जो हम स्पेस छोड़ते हैं उसी स्पेस या उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेटबैक एरिया। तो जो सेटबैक एरिया है वो कैसे छोड़ना है आपको कहाँ से पता चलेगा? म्युनिसिपल रेगुलेशन से, या जो गवर्नमेंट रूल रहते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको कितना एरिया छोड़ना है। तो जो सेटबैक एरिया है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग के लिए। फॉर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग होगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग होगा। तो जो सेटबैक एरिया वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग टाइप की बिल्डिंग के लिए। और जो सेटबैक एरिया होगा वो हर स्टेट हर जोन में अलग अलग होगा, जो कि उस स्टेट की गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको प्रोवाइड करेगा सेटबैक एरिया जब भी आप कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाने जाओगे। तो जो सेटबैक एरिया होता है आपको समझ में आ गया। लेकिन जो हम सेटबैक एरिया छोड़ते हैं वो क्यों छोड़ते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो सेटबैक एरिया होता है वो सेफ्टी मेंटेन करने के लिए छोड़ा जाता है। जो सेटबैक एरिया रहता है जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाओगे तो जो आपको जो प्लॉट मिलेगा, जो प्लॉट पे जो आपको बाउंड्री लाइन मिलेगी, यानी जो आपका प्लॉट एरिया रहेगा, तो उस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर आपको जो स्ट्रक्चर बनाओगे उस स्ट्रक्चर से और बाउंड्री लाइन से आपको कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए। जहाँ पे आप बिल्डिंग बनाओगे उसी की साइड में कोई बिल्डिंग्स होगी, पीछे बिल्डिंग्स होगी या कहीं रोड होगा, तो उस रोड से और उन बिल्डिंग से आपको कुछ डिस्टेंस छोड़ के आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है फॉर सेफ्टी पर्पस। या आगे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो इसी स्पेस या इसी एरिया को हम बोलते हैं सेटबैक एरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सेटबैक एरिया आपको इस इमेज के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपको आउटर लाइन दिख रही है, ये आपको जो येलो कलर में जो एरिया दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया? प्लॉट एरिया। तो जो प्लॉट एरिया है उसकी साइज क्या है? 100 फीट बाय 25 फीट, ये आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसके अंदर आपको जो ग्रे कलर में एरिया दिख रहा है इस प्लॉट एरिया के अंदर, उसे हम बोलेंगे बिल्डेबल जोन। अब जो हमारा बिल्डेबल जोन है उससे हमें फ्रंट में कुछ स्पेस छोड़ा है। कितना छोड़ा है हमने? 5 फीट। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको इस टाइप से नहीं छोड़ना है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? म्युनिसिपल रेगुलेशन या गवर्नमेंट आपको ये बताती है इस एरिया के बारे में। तो जो सेटबैक एरिया आपको किसकी हेल्प से पता चलता है? जो गवर्नमेंट है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जो कुछ बायलॉस प्रोवाइड करती है, उन बायलॉस की हेल्प से आपको सेटबैक एरिया पता चलता है कि आपको उस स्टेट में या उस जोन में कितना सेटबैक एरिया छोड़ना है। आपको किसकी हेल्प से पता चलेगा? बायलॉस की हेल्प से। और ये बायलॉस आपको कौन प्रोवाइड करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। जहाँ पे भी आपको बिल्डिंग बनानी उस जोन के अकॉर्डिंग आपको कितना सेटबैक एरिया छोड़ना है ये आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है उनके बायलॉस के थ्रू। और जो हमने बैक में छोड़ा है वो कितना छोड़ा है? 15 फीट का। हमने जो इसकी साइड में छोड़ा है वो कितना छोड़ा है? 4 फीट। 4 फीट हमने बोथ साइड से छोड़ा हुआ है। तो जो उसका बिल्डेबल जोन बना वो कितना बना? 80 फीट बाय 17 फीट का, ये सभी एरिया छोड़ने के बाद। तो इतना एरिया हमारा कौन सा हो गया? बिल्डेबल जोन। इसके अंदर ही हम कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये सभी सेटबैक छोड़ने के बाद। तो ये आपको समझ में आ गया सेटबैक एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, ये सभी आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और साथ ही आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे FAR के बारे में, यानी FAR फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है उसे हम डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।